डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। नाटक का तंत्र लेखक को खुद निश्चित करना पड़ता है। विराम। नाट्य तंत्र के नियमों से मार्गदर्शन होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि उनके पालन से ही अच्छा नाटक लिखा जा सकता है। विराम। विश्व के बहुत से अच्छे नाटक तो इन नियमों के अपवाद ही साबित होंगे। विराम। नाटक का माध्यम खून में उतर जाना चाहिए, संज्ञा पर उसकी छाप उठनी चाहिए, तभी कोई लेखक अच्छा नाटक लिख सकता है। लगातार यह प्रश्न सामने आता रहा है कि कविता, कहानी, उपन्यास की तरह नाटक भी साहित्य के अंतर्गत ही आता है। फिर इसकी रचना में क्या अंतर जरूरी हो जाता है। विराम। जब हम इस पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि नाटक अपनी कुछ निजी विशिष्टताओं के कारण बाकी दूसरी विधाओं से बिल्कुल अलग हो जाता है। विराम। स्वयं हमारी भारतीय परंपरा में नाटक को दृश्य काव्य की संज्ञा दी गई है। विराम। जहाँ से नाटक अपनी निजी एवं विशेष प्रकृति ग्रहण करता है, वह है उसका लिखित रूप में दृश्यता की ओर अग्रसर होना। विराम। जहाँ साहित्य की अन्य विधाएं अपने लिखित रूप में ही एक निश्चित और अंतिम रूप को प्राप्त कर लेती हैं, वहीं एक नाटक अपने लिखित रूप में सिर्फ एक आयामी ही होता है। विराम। जब उस नाटक का मंचन हमारे सामने आता है, तब जाकर उसमें संपूर्णता आती है। विराम। निष्कर्ष यह है कि साहित्य की दूसरी विधाएं पढ़ने या फिर सुनने तक की यात्रा तय करती हैं, पर नाटक पढ़ने सुनने के साथ साथ देखने के तत्व को भी अपने भीतर समेटे हुए हैं। विराम। पैरा। नाटक लिखते समय नाटककार को नाटक की एक मूल विशेषता को हमेशा याद रखना होता है। विराम। वह है समय का बंधन। विराम। समय का यह बंधन नाटक की रचना पर अपना पूरा असर डालता है। इसीलिए एक नाटक को शुरू से लेकर अंत तक एक निश्चित समय सीमा के भीतर पूरा होना होता है। विराम। नाटककार अगर अपनी रचना को भूतकाल से अथवा किसी और लेखक की रचना को भविष्यकाल से उठाए, इन दोनों ही स्थितियों में उसे नाटक को वर्तमान काल में ही संयोजित करना होता है। विराम। यही कारण है कि नाटक के मंच निर्देश हमेशा वर्तमान काल में लिखे जाते हैं। विराम। चाहे काल कोई भी हो, उसे एक विशेष समय में एक विशेष स्थान पर वर्तमान काल में ही घटित होना होता है। विराम। जैसे किसी ऐतिहासिक या पौराणिक घटना को कहानी, उपन्यास या कविता में उसके मूल संदर्भ में उसी काल में रखकर भी उसका पाठ किया जा सकता है, पर नाटक में उसे हमारी आँखों के सामने ही एक बार फिर घटित होना होता है। विराम। समय को लेकर एक और तथ्य यह है कि साहित्य की दूसरी विधाओं यानी कहानी, उपन्यास या फिर कविता को हम कभी भी पढ़ते या सुनते हुए बीच में रोक सकते हैं और कुछ समय बाद फिर वहीं से शुरू कर सकते हैं, पर नाटक के साथ ऐसा संभव नहीं है। विराम। पैरा। एक नाटककार को यह भी सोचना जरूरी है कि दर्शक कितनी देर तक किसी कहानी को अपने सामने घटित होते देख सकता है। विराम। नाटक में किसी भी चरित्र का पूरा विकास होना भी जरूरी है। विराम। इसलिए समय का ध्यान रखना भी जरूरी हो जाता है। विराम। नाटक में 3 अंक होते हैं, इसलिए उसे भी समय को ध्यान में रखकर बांटने की जरूरत होती है। विराम। यदि हम भरत लिखित नाट्यशास्त्र को भी देखें
तो उसमें भी नाटककारों से यह अपेक्षा की गई थी कि नाटक के हरेक अंक की अवधि कम से कम 48 मिनट की हो। विराम पैरा। अब दूसरा महत्वपूर्ण अंग है शब्द। वैसे यह साहित्य की सभी विधाओं के लिए आवश्यक होता है। विराम। पर साहित्य की ही दो विधाओं कविता और नाटक के लिए शब्द का विशेष महत्व है। विराम। नाट्य शास्त्र में भी वाचिक अर्थात बोले जाने वाले शब्द को नाटक का शरीर कहा गया है। विराम। कहानी तथा उपन्यास शब्दों के माध्यम से किसी स्थिति, वातावरण या कथानक का वर्णन करते हैं या अधिक से अधिक उसका चित्रण कर पाते हैं। विराम। यही कारण है कि इसे वर्णित या फिर नैरेटिव विधा कह दिया जाता है। विराम। कविता इससे आगे है। विराम। इसके शब्द बिंब और प्रतीक में बदलने की क्षमता भी रखते हैं। विराम। इसी कारण साहित्य की सभी विधाओं में कविता ही नाटक के सबसे ज़्यादा निकट जान पड़ती है। विराम। वैसे कहानी या उपन्यास में भी वर्णन घटित होता है, लेकिन अंतर यह है कि नाटक में वह कहानी सचमुच हमारी आंखों के सामने घटित होती है। विराम। इसी आधार पर कहा जाता है कि एक कवि सफल नाटककार भी हो सकता है। विराम। ऊपर के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निष्कर्ष यह निकाला कि नाटककार के लिए जरूरी है कि वह अधिक से अधिक संक्षिप्त और सांकेतिक भाषा का प्रयोग करे, जो अपने आप में वर्णित न होकर क्रियात्मक अधिक हो। उन शब्दों में दृश्य बनाने की क्षमता भरपूर हो और वह अपने शाब्दिक अर्थ से ज़्यादा व्यंजना की ओर ले जाए। विराम। यह कहा भी गया है कि अच्छा नाटक वही होता है जो लिखे अथवा बोले गए शब्दों से भी ज़्यादा वह ध्वनित करे जो लिखा या बोला नहीं जा रहा। विराम। नाटक का मात्र एक मौन अंधकार या ध्वनि प्रभाव कहानी या उपन्यास के 20-25 पृष्ठों की बराबरी कर सकता है। विराम पैरा। एक नाटक के लिए जरूरी होता है उसका कथ्य। विराम। पहले कहानी के रूप को किसी शिल्प, फॉर्म अथवा संरचना के भीतर उसे पिरोना होता है। विराम। इसके लिए नाटककार को शिल्प या संरचना की पूरी समझ, जानकारी या अनुभव होना चाहिए। विराम। यह बात हमेशा ध्यान में होनी चाहिए कि नाटक को मंच पर मंचित होना है। विराम। यही कारण है कि एक नाटककार को रचनाकार के साथ साथ एक कुशल संपादक भी होना चाहिए। विराम। पहले तो घटनाओं, स्थितियों अथवा दृश्यों का चुनाव, फिर उन्हें किस क्रम में रखा जाए कि वे शून्य से शिखर की तरफ विकास की दिशा में आगे बढ़ें, यह कला उसे अवश्य आनी चाहिए। विराम। नाटक का सबसे ज़रूरी और सशक्त माध्यम है संवाद। विराम। दूसरी किसी विधा के लिए यह कतई ज़रूरी नहीं कि वह संवादों का सहारा ले, लेकिन नाटक का तो उसके बिना काम ही नहीं चल सकता। विराम। नाटक के लिए तनाव, उत्सुकता, रहस्य, रोमांच और अंत में उपसंहार जैसे तत्व अनिवार्य हैं। विराम। इसके लिए आपस में विरोधी विचारधाराओं का संवाद जरूरी होता है। विराम। यही कारण है कि नायक प्रतिनायक सूत्रधार की परिकल्पना भारतीय या पाश्चात्य नाट्यशास्त्र में आरंभ से ही की गई थी। विराम पैरा। वह कौन सी चीज है जो एक सशक्त नाटक को एक कमजोर नाटक से अलग करती है? विराम। वह है संवादों का अपने आप में वर्णित या चित्रित न होकर क्रियात्मक होना, दृश्यात्मक होना और लिखे तथा बोले जाने वाले संवादों से भी
ज़्यादा उन संवादों के पीछे निहित अनलिखे एवं अनकहे संवादों की ओर ले जाना, जिन्हें अंग्रेजी भाषा में सबटेक्स्ट कहा गया है विराम। जिस नाटक में इस तत्व की जितनी ज़्यादा संभावनाएं होंगी वह नाटक उतना ही सफल होगा विराम। उदाहरण के लिए हैमलेट का यह प्रसिद्ध संवाद टू बी और नॉट टू बी, या स्कंदगुप्त का अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, संवाद अनगिनत संभावनाओं को उजागर कर देता है। संपूर्ण विराम।